छूट रहा था पेरिस एग्रीमेंट, जो थोड़ा डिटेल्स हम लोग नहीं देख पाए थे, तो उसी को आज लोग देख लेंगे। और एक वाटर हार्डनेस देखना है, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, और कुछ मुझे ऐसा दिखा नहीं जो अभी तक नहीं बताया गया हो। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं कि ये सबसे पहले जो है 12 दिसंबर 2015 ईस्वी को होता है। रिकॉर्डिंग ऑन है। 12 दिसंबर 2015 को होता है ड्यूरिंग द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 21वें COP के द्वारा जो है होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 21 फर्स्ट है ऑन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। UNFCCC के 21वें COP के द्वारा जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो है वो होता है, हम लोग को याद रखना है कि। और इसके बाद ये एग्रीमेंट जो है 4 नवंबर 2016 से जो है इनफोर्स हुआ था। आफ्टर बीइंग रेक्टिफाइड बाय द एटलीस्ट 55 कंट्री ने, क्या बोल रही हैं, ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हुआ था वो UNFCCC के द्वारा वो किया गया था, इस बैठक को बुलाई गई थी। COP 21 जो था, 21वां जो था, उसी के अंडर जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था। आगे है कि 55 कंट्रियों के द्वारा जो इसको रेक्टिफाइड किया गया था। रेक्टिफाइड का मतलब है 55 देशों ने इस पर सिग्नेचर किया था, रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 55% ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन। पचपन कंट्री ऐसी जो थी जो पूरे ग्लोबल ग्रीन हाउस का 55% इमिशन जो है करती थी, उन देशों ने 55 देशों ने मिलकर इसको इस पर सिग्नेचर किया था। ठीक है, क्लियर। 12 दिसंबर 2015 ईस्वी को हुआ था पेरिस में, COP 21 था, और 55 कंट्रियों के द्वारा जो इसको रेक्टिफाई किया गया था, जो 55 कंट्री जो मिलकर 55% ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है करती थी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, टेम्परेचर गोल है कि लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल विथ एफर्ट ऑन लिमिटेड इंक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस से जो है कम करना है ग्लोबल वार्मिंग को, और कोशिश करना है कि बढ़े भी तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़े। ठीक है, हाँ, प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है कि जब किसी देश में इंडस्ट्रीज वगैरह उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है अभी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना बंद कर देगा। तो ये बोला गया है कि किसी देश में अगर प्री इंडस्ट्री लेवल में है, मतलब कि वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह जो है नहीं ज़्यादा, यानी कि डेवलपिंग फेज में है, और जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लग जाती हैं उसके बाद जो है वहाँ इंडस्ट्री लगने के बाद जो है इंडस्ट्री नहीं थी, उससे मैक्सिमम परिवर्तन जब होना चाहिए तो 2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम बढ़ना चाहिए, लेकिन कोशिश करना है कि हद से हद जो 1.5 सेल्सियस ही बढ़े। ठीक है, मैक्सिमम है 2 डिग्री। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है कि जब वहाँ पे विकास नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, उस समय जितना टेम्परेचर है उससे जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद मैक्सिमम बढ़ने का चांस जो है 2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़े।
वहाँ पे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है। मैक्सिमम लिमिट जब पूछी जाएगी तो 2 डिग्री और सेल्सियस लिखेंगे। और वैसे गोल क्या रखा गया तो 1.5, 2 डिग्री से ज़्यादा कोई नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन गोल रखा गया 1.5 का। ठीक है। यहाँ की नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, प्रत्येक जो जितने भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं देश, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इमिशन में और कितना कंट्रीब्यूशन है उसको रिड्यूस करने में। ईच कंट्री रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ओन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन विच आउटलाइन देयर क्लाइमेट एक्शन प्लान टारगेट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। These NDCs are to be updated every 5 years। ये याद रखेंगे हम लोग कि NDC जो है उसको हम लोग प्रत्येक 5वें वर्ष में जो है वो अपडेट करेंगे। विथ ईच सक्सेसिव NDC एक्सपेक्टेड टू मोर एम्बिशियस देन द प्रीवियस वन। 5 साल बाद जब इसको अपडेट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अपडेट करने के बाद पिछले वाले से कम अपना टारगेट ले लें। पिछले वाले से टारगेट हमेशा जो है बढ़ा के लेना है और ज़्यादा अपनी इच्छा जो है वो दिखानी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के प्रति। ठीक है। ग्लोबल स्टॉकेज एवरी 5 ईयर्स स्टार्टिंग 2023 से शुरू होने वाला था एग्रीमेंट। 5 साल का इसमें वो लिया गया है, क्या नाम है, कब हुआ था 2015 में ना, लेकिन ये बहुत सारी कंट्री हैं जो 2023 से इसको रेफरेंस मांगते हैं कि 2023 के बाद हम जो है इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो असेसमेंट जो है एवरी 5 ईयर स्टार्टिंग 2023 भारत में भी पेरिस क्लाइमेट चेंज पे वर्क करना जो है 2023 के बाद शुरू हुआ है। Stocked to access the collective progress towards the achieving long-term temperature goal and inform the preparation of future NDC। ग्लोबल स्टॉकेज का मतलब है कि एक पूरा कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबके पास होगा, स्टॉक किया जाएगा सबके डॉक्यूमेंट्स को। जैसे कि भारत क्या वो कर रहा है, क्या कदम उठा रहा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए, चाइना क्या कदम उठा रहा है, ये सब जो है ग्लोबल स्टॉक किया जाएगा। ठीक है। ये 5 साल पे पूरा जो है ग्लोबल स्टॉक टू एक्सेस कलेक्टिव प्रोग्रेस की सब लोगों ने मिल के कितना काम किया है, इसके लिए ग्लोबल स्टॉक जो है तैयार किया जाएगा। समझ में आया? 5 साल में ये NDC जो बनाया जाएगा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उस NDC के आधार पे ग्लोबल स्टॉकेज जो है तैयार किया जाएगा। जैसे कि 5 साल का एक मेरा प्लान बन गया इंडिया का, और 5 साल का जो है चाइना का प्लान बन गया, 5 साल का जो USA का प्लान बन गया। तो इन सारे सभी के प्लान्स को मिला के ग्लोबल स्टॉकेज बनाया जाएगा। कि मान लीजिए कि USA को देखना है कि इंडिया जो है कैसे अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे वर्क कर रहा है, तो वो जो है इससे आसानी से डॉक्यूमेंट जो पा सकता है और इन्फॉर्मेशन जो है पा सकता है। ये हर 5 साल पे अपडेट किया जाएगा। 5 साल बाद जो है NDC जब चेंज होगी तो इसको भी चेंज किया जाएगा। ठीक है। हाँ, स्टॉकेज है, कलेक्शन है। इसके बाद चौथा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी है सारी चीज़ें। पेरिस एग्रीमेंट स्टेबलाइज ए रोबस्ट ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन द कंट्री प्रोग्रेस टुवर्ड द NDC। Countries are required to provide regular updates on their emissions progress and climate actions, which will be undergo international review। सेम वही चीज़ लिखी गई कि जो भी चीज़ें होंगी उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखी जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्लाइमेट फाइनेंस। मान लीजिए कि किसी को इमिशन पे वर्क करना है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे वर्क करना है और क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लेना है, लेकिन उसको जो है फाइनेंस की दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए जो है क्लाइमेट फाइनेंस की व्यवस्था की गई थी। फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया जाएगा। डेवलप कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कल सोरेश बता रहे थे, डेवलपिंग कंट्री टू
help them mitigate the adapt to the climate change. The goal is to mobilize 100 billion per year by 2020. 100 billion per year. This commitment is extended through 2025. The agreement also called the setting a new higher collective quantified goal for floor of 100 billion per year. तो देश कल बता रहे थे कि पेरिस एग्रीमेंट में जो डेवलप कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री जो है वहाँ पे सारी चीज़ें जो डेवलप हो चुकी हैं, उनके यहाँ जो है अब कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को नुकसान हो। तो वो क्या करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो इसका गोल क्या रखा गया है कि डेवलप कंट्री से जो है डेवलपिंग कंट्री को पर ईयर जो है 100 बिलियन की जो है फाइनेंशियल सपोर्ट वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये कब से कब तक है? 2020 से लेकर 2025 तक जो है ये अभी तक फिक्स किया गया है। आगे जो इसको हो सकता है कि और बढ़ाया जाए। Goal is to mobilize per year by 2020 and this commitment is extended to। वही बात है कि 2000 जब से क्लाइमेट वो लागू हुआ है, क्या नाम है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है लागू हुआ है, वो 2020 तक आया। 2020 से बढ़ा के 2025 तक कर दिया गया। ठीक है, अभी मिल रहा है, देते हैं। सारे डेवलप कंट्री जो है मिलके डेवलपिंग कंट्री को 100 बिलियन, ये नहीं है कि एक देश जो दूसरे देश को बचते थे, पूरे डेवलप कंट्री मिलके पूरे डेवलपिंग कंट्री को इतना कंट्रीब्यूशन जो 100 बिलियन पर ईयर जो है डॉलर का वो देना है। एडाप्टेशन मेजर्स देख लिया जाएगा। तो इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा हम लोगों को, सारे वही जो प्लान वगैरह के बारे में बात किया जाएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्टैंड रिजाइलेंस के बारे में बात की जाएगा। लॉस एंड डैमेज, सबसे ज़्यादा वही लॉस है क्लाइमेट चेंज का कि सी लेवल में जो है परिवर्तन हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्लो ऑनसेट इवेंट्स, वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड स्लो ऑनसेट इवेंट्स, जैसे कि बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं नहीं हो रही है तो बिल्कुल नहीं हो रही है। सी लेवल राइज जो है ये जो है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है देखने को मिल रहा है, पीछे हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र के बारे में बात किया जाता है। वही चीज़ें हैं कि कोई कंट्री अगर किसी क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई अगर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेती है तो यहाँ जो है वो टेक्नोलॉजी सिर्फ अपने तक नहीं रखेगी, उसको जो है सारे देशों के साथ जो भी इसके एग्रीमेंट में शामिल हैं सबके साथ जो है वो शेयर करेगी। वही चीज़ बोला जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी इसके पार्टिसिपेट करने वाले जो भी इसमें मेंबर्स हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स हैं, सबको इतना कैपेबल बना देना है कि वो आसानी से अपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है, अपने देश के क्लाइमेट चेंज के ऊपर या पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है डिसीजन या पॉलिसी या कोई भी स्टांस जो वो ले सके। तो यह था पेरिस एग्रीमेंट। जहाँ तक मुझे पता है सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। एडाप्टेशन एक बार देख लेंगे। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। फोर्स इंटरव्यू कब हुई थी? 4 नवंबर 2016 ईस्वी को। फर्स्ट ग्लोबल स्टार्ट जो वो किया गया है वो 2023 तक के लिए है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। ये देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया था स्कंदक, कोवलेंट या स्कंदक।
स्कंदक का क्या काम होता है कि that are used to induce coagulation or clotting in a liquid। अगर किसी लिक्विड या किसी भी लिक्विड में अगर हम लोग क्लॉटिंग देखने को मिल रहा है, कुछ कठोरपन जो है देखने को मिल रहा है, या कोई ऐसा एलिमेंट देखने को मिल रहा है जो उस लिक्विड में सॉलिड फॉर्मेट में है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए स्कंदक का जो है यूज किया जाता है। खास करके इसका जो है यूज जो है वाटर ट्रीटमेंट के समय जो है वो किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्कंदक जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक स्कंदक हैं। एल्युमिनियम कंपाउंड, एलम सल्फेट, जिसको हम लोग एलम बोलते हैं या फिटकरी भी बोलते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। कॉमनली यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट आर टर्बिडिटी एंड कलर रिमूवल। फॉर्म से जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विच एब्जॉर्ब इम्प्योरिटी। पानी के साथ क्रिया करके ये AlOH का त्रायस ये बना देता है, जो नीचे सतह पे जम जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसको जो है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको याद रखेंगे। पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड, PaC इसको बोलते हैं, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड with varying degree of polymerization, often more inefficient than alum in treating the low turbidity water। PaC भी स्कंदक है, ये भी याद रखेंगे। आयरन कंपाउंड्स के कुछ कंपाउंड जो है वो स्कंदक होते हैं। फेरिक क्लोराइड जो है FeCl3 जो है वो भी स्कंदक है। फेरस सल्फेट जो है वो भी स्कंदक है, FeSO4। सबका नाम हम लोग याद रखेंगे, कौन कौन से स्कंदक जो है वो पाए जाते हैं। फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट, PaC, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड्स एंड एल्युमिनियम सल्फेट। इसके बाद ऑर्गेनिक कॉग्लिजेंट जो है फेरस सल्फेट, FeSO4। फंक्शंस उतने याद नहीं करने हैं, बस ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉग्लिजेंट। एल्युमिनियम सल्फेट, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड, PaC और फेरिक क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं प्राची? हाँ, वही एलम होता है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कॉग्लिनेंट है जिसको हम लोग पॉली डैटमैक बोलते हैं। पॉली डाई एलाइल डाईमेथिल एनोमोनियम क्लोराइड, इसका नाम हम लोग याद रखेंगे पॉली डैटमैक। पॉली डाई एलाइल डाईमेथिल एनोमोनियम अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद PAM है, पॉली एक्राइलमाइड या एक्रिलमाइड, PAM इसको बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। ये ऑर्गेनिक है। नेचुरल में कुछ आते हैं। नेचुरल में एक है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा सभी लोग जानते होंगे। सीड जार पाउडर लिप्स यूज टू द नेचुरल कॉग्लिजेंट। क्या नाम है? मोरिंगा एक प्रकार का बीज होता है। मोरिंगा सर्च करिएगा, देख लेंगे आप। इसी को जो है हम लोग नेचुरल कॉग्लिजेंट के फॉर्म में जो है यूज करते हैं। चिटोसन, हाँ, चिटोसन derived from chitin found in the exoskeleton of। नाम हम लोग बस याद रखेंगे और ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये था। आगे हम लोग को देखना है कि कल एक टर्म आया था
BCOD, उसी से रिलेटेड 2-3 टर्म और हैं। एक को हम लोग BOD बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डेफिनेशन इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर ऑफ ए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर over a specific period, typically 5 days at 20 degree Celsius, referred as the BOD5। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब यह है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके द्वारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने देखा था ये डिकम्पोजर होते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को पानी में जो है डिकम्पोज करने के लिए जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, उसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। खासकर ये रिक्वायरमेंट जो है हम लोग 5 डेज एट 20 सेल्सियस अगर टेम्परेचर है और 5 दिन में जितने ऑक्सीजन ये लोग कंजर्व करेंगे उसी को हम लोग बायोकेमिकल डिमांड बोलेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। ठीक है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 दिन में जितना ऑक्सीजन का डिमांड करता है उसी को हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, BOD। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? BOD इज इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल इन वाटर। सबको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल इन वाटर अगर जो है BOD जो है कम हो जाता है तो वाटर पॉल्यूशन जो है वो हम लोग को ज़्यादा दिखने लगता है। मतलब कि पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। हाई BOD वैल्यू सजेस्ट ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स विच कैन लीड टू ऑक्सीजन डिप्रीवेशन इन द ओवर बॉडी। BOD की मात्रा जो है जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ लिखा हुआ है कि BOD वैल्यू सजेस्ट है हाई कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर विच कैन लीड टू ऑक्सीजन डिप्रीवेशन इन द वाटर बॉडी। BOD की वैल्यू जितनी ज़्यादा अधिक होगी, इसका मतलब कि वहाँ जो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो उतना ज़्यादा है, और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होंगे इसका मतलब कि पानी में जो है ऑक्सीजन की कमी उतनी ज़्यादा हो सकती है। तो BOD जितना ज़्यादा होगा पानी में ऑक्सीजन की कमी जो है उतनी अधिक हम लोग को देखने को मिलेगी। तो BOD की मात्रा जो है बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है पानी में घटेगी, क्योंकि BOD जब बढ़ेगी तो इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उतना ज़्यादा डिमांड करेगा ऑक्सीजन की, और जब वो डिमांड करेगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करेगा। ऑक्सीजन जब कंज्यूम करेगा तो पानी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। मेजरमेंट इसका BOD इज मेजर्ड बाय इंक्यूबेटिंग ए सील्ड वाटर सैंपल एंड मेजरिंग इन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिफोर एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड, द डिफरेंस इन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन BOD। इसके लिए क्या करेंगे कि 2 जगह जो है पानी ले लेंगे, सिंपल सा एक रहता है, और एक प्रोसेस है इंक्यूबेटिंग। इसको देख लेंगे हम लोग इंक्यूबेटिंग क्या होता है। इंक्यूबेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है स्टोर करके रखना। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाटर को सील्ड कर देंगे, उसको जो है इंक्यूबेट कर देंगे। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है फिर से एक नया वाटर लेंगे और वो उस इंक्यूबेटेड वाटर को लेंगे। दोनों के बीच में जितना हमको ऑक्सीजन गैप दिखेगा वही होगा हमारा BOD। ठीक है, बताइए।
इंक्यूबेटिंग का मतलब यहाँ दिया गया है ना कि 20 डिग्री एंड 5 दिन। तो हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर यही टेम्परेचर पे उसको 5 दिन के लिए स्टोर कर देंगे चेक करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक, हाँ, ऑर्गेनिक मैटर को नहीं, उस पूरे वाटर को, क्योंकि इसके अंदर ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, अब एक बार जो है तुरंत जब स्टोर करेंगे तब इसका जो है हम सैंपल इसमें से ऑक्सीजन मेजर कर लेंगे, कितना ऑक्सीजन जो इसमें डिजॉल्व है। और एक बार जो है इन 5 दिन बाद 20 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद 5 दिन बाद जब इसको मेजर करेंगे तो ऑर्गेनिक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पानी में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे उसको डिकम्पोज कर चुका होगा, तो वो कुछ जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम किया होगा। अब जो है 5 दिन बाद और 20 डिग्री सेल्सियस पर रखने के बाद इसके ऑक्सीजन को एक बार मेजर कर लेंगे, और यहाँ जितना ऑक्सीजन हमारा आया था और यहाँ जितना ऑक्सीजन आएगा, इनके बीच में जो गैप होगा उसी को हम लोग BOD बोलेंगे। क्लियर हुआ? ओके। एक है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। BOD का था बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD का था केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू द केमिकल ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द वाटर। अब पानी के अंदर जो है ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया होती है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस के द्वारा होती है। अब मछली जो है ऑक्सीजन लेके उसको CO2 में कन्वर्ट करती है, वो भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है। अब पानी के अंदर कोई सोडियम मेटल है, वो जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना कोई NaOH करके कोई नमक वगैरह अगर फॉर्म कर रहा है या कोई भी सब्सटेंस जो फॉर्म कर रहा है तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और वो भी जो है ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है। तो इन टोटल दोनों मिला के जितना दोनों जो है ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे उसको हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है? COD प्रोवाइड ए क्विक एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर लाइक BOD। COD इंक्लूड बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ऑफरिंग ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट वाटर पॉल्यूशन। अब जाहिर सी बात है कि COD जब मेजर करेंगे हम लोग तो ये जो है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया में दिखाएगा BOD की तुलना में, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तत्वों को जो है शामिल किया जा रहा है। और BOD में जो क्या था कि बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो इसमें बस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इनको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, मेजरमेंट इसका कैसे किया जाएगा? COD इज मेजर बाय एडिंग ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हम लोग याद रखेंगे। COD मेजर करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ए वाटर सैंपल फॉलोइंग बाय हीटिंग अंडर एसिडिक कंडीशन। इसको हम लोग फिर से एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है हीट करेंगे। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम इंडिकेट द COD। मान लीजिए कि हीट करेंगे एसिडिक कंडीशन में, तो जितना ज़्यादा अमाउंट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो कंज्यूम करेगा वो जो है वो उसका COD बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे कि एक पानी लेंगे एक कैन में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकरण तत्व जो है वो इसमें मिलाएंगे, जैसे कि हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला सकते हैं। अब क्या करेंगे? टू ए वाटर सैंपल फॉलोड बाय हीटिंग अंडर द एसिडिक कंडीशन। अम्ल की उपस्थिति में एसिडिक कंडीशन में इसको हम लोग अब हीट करेंगे, गरम करेंगे। गरम करने के बाद वो जितना मात्रा कंज्यूम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीकरण होने के लिए उसमें जितना मात्रा लगेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो
उसकी जो मात्रा होगी उसे हम लोग COD से दर्शाते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब है कि पानी में जो भी ऑक्सीजन होंगे। हाँ बताइए। मेजरमेंट मैंने बताया तो था कि इसमें क्या करेंगे कि एक वाटर लेंगे, उसको जो है उसमें जितना ऑक्सीजन उस समय डिजॉल्व है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। अब इसको जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन पे कुछ दिन के लिए स्टोर करके रखेंगे, जैसे कि 20 अंश टेम्परेचर और 5 दिन के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। स्टोर करने के बाद इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो जितनी भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनको जो है डिकम्पोज कर देंगे, एक ऐसा माना जाता है। डिकम्पोज करने के बाद उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा बचेगी, अब डिकम्पोज करेंगे तो कुछ न कुछ ऑक्सीजन की मात्रा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। तो इनके द्वारा जो ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद जो ऑक्सीजन बचेगा उसमें, और यहाँ जो हम लोगों ने मेजरमेंट किया था, इन दोनों के बीच में जितना गैप आएगा उसको हम लोग BOD बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या था कि हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो मात्रा है, वो जितना मात्रा कंज्यूम हो रहा है उस वाटर के द्वारा, उसको हम लोग COD बोलेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद आगे जब आते हैं तो एक आता है CBOD, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका डिफिनीशन क्या है कि कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ओनली द कार्बोनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वाटर इंक्लूडिंग नाइट्रोजनियस कंपाउंड। अब वाटर के अंदर जितने भी कार्बन के कंपाउंड होंगे, कार्बन के कंपाउंड जैसे कि लकड़ी हो गया, बायोफ्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कार्बन से मिलकर बने हैं। और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को इसमें से निकाल के, जैसे कि बहुत सारी कंपाउंड जो नाइट्रोजन से बनते हैं और बहुत सारे कंपाउंड जो है कार्बन से बनते हैं। तो जब हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखेंगे, BOD देखेंगे, तो उसमें ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड भी और कार्बन के कंपाउंड दोनों। लेकिन जब हम लोग कार्बोनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन CBOD जब देखेंगे तो इसमें से हम लोग नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो निकाल देंगे और बस कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे कि इनको डिकम्पोज होने में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो लगती है। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस जस्ट लाइक BOD है। CBOD यूज टू डिफरेंशिएट द ऑक्सीजन डिमांड एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम द टोटल BOD विच इंक्लूड बोथ कार्बोनियस एंड नाइट्रोजनियस ऑक्सीजन डिमांड। जैसा कि मैंने बताया कि BOD में जो है कार्बोनियस और नाइट्रोजनियस दोनों कंपाउंड इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें जो है हम लोग बस कार्बन के कंपाउंड को यूज करते हैं। और दिस डिफरेंशिएशन इज इम्पॉर्टेंट इन द असेसिंग द स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन वाटर क्वालिटी। मेजरमेंट इसका जस्ट लाइक BOD है। फिर से स्टोर करेंगे और 5 दिन बाद जो है देखेंगे कितना ज़्यादा वो डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है। बट विथ द एडिशन ऑफ एन inhabitator to prevent the oxidation of nitrogenous compound, isolating the oxygen demand due to the carbonious compound। इसमें कुछ हम लोग ऐसे तत्वों को मिला देंगे जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उनको, उनके ऑक्सीडेशन को जो है वो रोक देगा, और बस जितने कार्बन के कंपाउंड होंगे उनके ऑक्सीडेशन को हम लोग देखेंगे कि वो डिकम्पोज होने में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? बताइए। ओके। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो है इसका इम्पोर्टेंट है। आर ओ वगैरह जब हम लोग लगवाते हैं तो यही सब जो है मेजर करके उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सेट की जाती है, कितना ज़्यादा इसमें जो है pH रखना है या कितना ज़्यादा इसका जो है एक और क्या बोलते हैं TDS रखना है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल है किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में। TDS एक मेजरमेंट होता है जो RO वाटर के पॉल्यूशन लेवल को जो है मापा जाता है।
TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब कि किसी भी पानी के अंदर जो है कितने परसेंट न्यूट्रिएंट और मिनरल्स जो है वो डिजॉल्व है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। TDS का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। हाँ, रेगुलेटरी कंपाइलेंस इसका क्या है? मेनी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन सेट लिमिट BOD, COD, CBOD influent discharge into the water bodies. Compliance with these limit is initial to minimize the impact of waste water on the environment। वही सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा। शहरों में आजकल एक स्क्रीन पे ऐसे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिखाते रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स typically measure the following measure of air pollutants which are the known as harm health and the environment। इसमें जो है इतनी चीज़ों की मेजरमेंट की जाती है। पार्टिकुलेट मैटर्स PM 2.5, जो भी कण ऐसे हैं जो 2.5 से बड़े हैं, और PM 10, जो भी कण ऐसे हैं जो 10 से जो है छोटे हैं। ओजोन का PM 10 पार्टिकुलेट मैटर 10 इसको बोलते हैं। कुछ ऐसे कण पाए जाएंगे, सॉलिड कण पाए जाएंगे, जिनका जो है मेजर जो आकार होगा, साइज होगा, वो PM 10 से ऊपर होता है। PM 10 का मतलब है कि माइक्रो मीटर में इसको मापते हैं। नहीं, दो प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं। एक पॉल्यूटेंट ऐसा होता है जो केवल बस 2.5 से बड़ा होता है, और एक पॉल्यूटेंट जो है ऐसा आता है जो 10 से बड़ा होता है। इन दोनों का जो है अलग अलग वो है। एक बार मैं देख लेता हूँ PM 10 एंड PM 2.5। ठीक है, वही है जो मैं बता रहा हूँ। कुछ कण ऐसे आएंगे जो 2.5 से PM 10 पार्टिकल्स आर 10 माइक्रोमीटर्स आर लेस। PM 10 जो होते हैं वो 10 माइक्रोमीटर के होते हैं या इनसे छोटे होते हैं। वाइल PM 2.5 पार्टिकल आर 2.5 माइक्रोमीटर आर लेस इन डायामीटर। PM 2.5 जो होते हैं वो 2.5 से छोटे होते हैं। ठीक है, ओजोन के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर ही लिया गया है। सल्फर डाई, हाँ 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 के बराबर होंगे या छोटे होंगे। PM 10 वाले जो 10 माइक्रोमीटर्स के बराबर होंगे या इनसे छोटे होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज जो है हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है मेजर की जाती है। तो इनको हम लोग याद रखेंगे। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट मेजर्ड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इन पांचों चीज़ों को याद रखेंगे। PM 2.5, PM 10, ओजोन O3 नापते हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ 5 है।
जो ये मुख्य गैसेज हैं इनको नापा जाता है। इसके अलावा जो है 5 नहीं, यहाँ 6 हो गए ना, एक PM2.5 एंड PM10, इनको हम लोग अलग अलग याद रखेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो ही गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, O3 हो गया, और कभी कभी अमोनिया NH3 का मेजरमेंट भी होता है, और LED लेड PB का भी मेजरमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। मुख्य रूप से 8 प्रकार के पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनको हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर करते हैं। ये जो है यहाँ जो दिए गए ये मेजर पॉल्यूटेंट हैं, और NH3 और PB जो है वो लेस पॉल्यूटेंट में रखे जाते हैं। ठीक है। अब कुछ AQI स्केल्स रखे गए हैं कि क्या AQI स्केल जो आता है तो वो कितना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक और कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो इसमें जो है याद रखेंगे हम लोग, इससे पूछा जाता है कि इफ़ ए सिटी मेजर्ड AQI इज 351 है, तो ये किस प्रकार के कलर से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कलर भी याद रखेंगे, उसका रेंज याद रखेंगे। 0 से 50 के बीच में होता है तो उसको हम लोग गुड बोलते हैं और ग्रीन कलर से मेजर करते हैं। 0 से 50 के बीच में अगर AQI आता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 0 से 50 के बीच में आता है तो उसको हम लोग गुड के लिस्ट में रखते हैं, और उसको हम लोग ग्रीन से डिनोट करते हैं। अगर 51 से 100 के बीच में आता है, 51 से 100 के बीच में आता है तो उसको हम लोग मॉडरेट बोलते हैं कि ठीक है मॉडरेट है, और इसको हम लोग येलो से डिनोट करते हैं, येलो वाले लिस्ट में रखते हैं। 101 से 150 के बीच में आता है, 101 से 150 के बीच में आता है तो इसे हम लोग अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, मतलब कि जो भी लोग ऐसे हैं जो एयर के प्रति जो है सेंसिटिव अनहेल्दी हैं, जैसे कि जिनको अस्थमा है, जिनको खराब वायु में जो है जलन होने लगती है, यानी कि जो लोग क्या बोलते हैं एलर्जी वगैरह, जिनको एलर्जी की शिकायत है, उन लोगों के लिए अनहेल्दी होता है। और इसको हम लोग ऑरेंज दिखाते हैं, सबसे पहले ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। इसके बाद 51 से 151 से लेकर 200 ये अनहेल्दी होता है, जिसको हम लोग रेड दिखाते हैं। 201 से लेकर 300, 201 से लेकर 300 ये वेरी अनहेल्दी होता है, इसको हम लोग पर्पल से दिखाते हैं। और 301 से लेकर 500, 301 से लेकर 500 ये हजार्डियस होता है, विपदाकारी होता है, जिसको हम लोग मैरून से दिखाते हैं, मैरून से दिखाते हैं। तो कलर याद रखेंगे हम लोग, और इसका जो गैप है उसको याद रखेंगे कि कितना ज़्यादा कौन से कलर का जो है किस इंडेक्स के बीच में आएगा। ठीक है। ये था। इसके बाद हम लोग को देखने कुछ मेजर डेट है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग याद रखेंगे, और लेकिन एक बार सबको देख लेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो है वो हम लोग को पता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन से इसको जो है मनाना शुरू किया गया था। रामसर कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, कोई बता सकता है और कहाँ हुआ था? किसी को याद है? ओके, 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था रामसर कन्वेंशन। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया जाए। वर्ल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस, विश्व इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इसको बोलेंगे, 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व वन दिवस और विश्व जल दिवस 21 मार्च और 22 मार्च।
इसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को याद रखेंगे, अर्थ डे 22 अप्रैल को। इसके बाद अगला जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को। इंटरनेशनल विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व इन्वायरमेंट दिवस याद रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा याद रखना है हम लोगों को? रामसर आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। 3 मार्च को विश्व वन दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट, विश्व वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे जो है, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को। इसके बाद लास्ट में जो था विश्व इन्वायरमेंट दिवस 5 जून को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला 22 मई को याद रखेंगे। विश्व जैव विविधता दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व समुद्र दिवस या विश्व सागर दिवस इसको बोला जाता है, विश्व समुद्र दिवस, इसको हम लोग 8 जून को मनाते हैं। इसके बाद 16 सितंबर को याद रखेंगे वर्ल्ड ओशन डे। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व फूड डे, विश्व भोजन दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटिंग एनवायरनमेंट इन द वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये भी याद नहीं रखना है। इंटरनेशनल माउंटेन दिवस हम लोग याद रखेंगे, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व वन डे विंड डे याद रखेंगे, ग्लोबल विंड डे। विश्व हवा दिवस 15 जून को मनाया जाता है। तो इसको एक बार याद कर लेंगे हम लोग। इससे जो क्वेश्चन पूछने का चांस है, कई बार जो पूछा गया है क्वेश्चन, इससे मैच द फॉलोइंग से पूछा जा सकता है। इधर दे देगा डे का नाम, इधर दे देगा डे का डेट दे देगा, किस दिन मनाया जाता है, आपको मैच करना होगा। तो एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे। वाटर हार्डनेस के ऊपर बात कर लेते हैं। वाटर हार्डनेस जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। वाटर हार्डनेस सबको पता होगा कि क्या होता है, कोई बता सकता है? पानी में जो है कुछ सॉलिड फॉर्मेट में TDS जो मैं बोल रहा हूँ, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं, कई बार ऐसे सॉलिड डिजॉल्व हो जाते हैं जो पानी के केमिकल क्वालिटी को जो है बदल देते हैं। वैसे तो पानी न्यूट्रल होता है, कोई भी उसके पास केमिकल क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स वगैरह जब मिल जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड जो है पाए जाते हैं जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी जो है बदल जाती है, और ये जो है अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है। तो इसको हम लोग वाटर हार्डनेस बोलते हैं, जल की कठोरता। ये जो 2 प्रकार की होती है, एक टेम्पररी और अस्थाई, और एक होती है परमानेंट अस्थाई। तो टेम्पररी जो होती है उसको हमको याद रखना है कि वो किसके द्वारा होती है। तो खासकर जो कि बायोकार्बोनेट जो डिजॉल्व होते हैं, कैल्शियम बायोकार्बोनेट या मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट, CaCO3 बायो कार्बोनेट, CO2CO3। बायोकार्बोनेट का फार्मूला हम लोग एक बार देख लेंगे। बाइकार्बोनेट याद रखेंगे हम लोग। बाइकार्बोनेट कोई अगर किसी कैल्शियम या मैग्नीशियम का अगर डिजॉल्व है वाटर में, तो इसके वजह से जो है टेम्पररी हार्डनेस जो आती है, और यही जो है इसमें कोई और लवण जो है अगर मिलता है
जैसे कि सल्फेट क्लोराइड कंपाउंड अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं तो वो जो है उसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है, स्थायी कठोरता जो आती है। अब अस्थाई अगर है तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, बॉयल को वाटर को जो बॉयल करके गर्म करके, और नीचे जो है हम लोग कार्बोनेट आयन से या कार्बोनेट का जो है निक्षेपण प्राप्त कर सकते हैं। उसके पानी के जो जिस बर्तन में हम लोग बॉयल करेंगे उसके नीचे ये जम जाता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस है अगर, तो ये जो है बॉयलिंग के द्वारा जो है वो रिमूव नहीं होगा। इसको जो है केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, और इसमें आयन एक्सचेंज रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का यूज जो है वो किया जाता है इसके हार्डनेस को मिटाने के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है, और टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होते हैं। टेम्पररी को जो है हम लोग बॉयल करके निकाल सकते हैं, लेकिन परमानेंट को जो है हम लोग बॉयल करके नहीं निकाल सकते हैं। इसको हम लोग आयन एक्सचेंज या रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा जो है निकाल सकते हैं। इसको हम लोग डीएच में मापते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ही था, मैं सही सोच रहा था, CaCO3 होता है ppm। हाँ वो बाइकार्बोनेट था, Ca2H ऐसा होगा तब शायद। इसका पूरे का 2 रहेगा। इसका रहेगा ओके। कैल्शियम बाइकार्बोनेट याद रखेंगे CaHCO3 का ट्वायस, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3। अब देख लेंगे कि ppm पार्ट पर मिलियन एक मेजरमेंट होता है, यूनिट है जो मापने की। r मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर के द्वारा भी मापा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के मात्रा को। एनादर यूनिट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस अंश, इसको डिग्री डीएस से जो है नापा जाता है। अब ppm में अगर हार्डनेस है, सॉफ्ट वाटर है जो 0 से 60 आता है, मॉडरेट हार्ड वाटर है तो 61 से 120 आता है, हार्ड वाटर है तो 121 से 180 आता है, और बहुत हार्ड वाटर है तो 180 से ऊपर आता है। इसका हम लोग रेंज याद रखेंगे कि सॉफ्ट वाटर जिसको मृदु जल बोलते हैं 0 से लेके 60 के बीच में अगर हमारा ppm आता है, या डिग्री जो है 0 से लेके 3.5 तक है, तो ये होगा मॉडरेटली हार्ड वाटर जो है 61 से लेके 120 होगा, हार्ड वाटर जो है 121 से लेके 180 होगा, वेरी हार्ड वाटर जो है वो 180 से ऊपर जो आता है। तो ये हार्डनेस की डिग्री है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर याद रख,
यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है कि रिमूवल करने के बाद जो है उसका जो निक्षेपण हम लोगों को प्राप्त होता है बाइकार्बोनेट के रूप में नहीं प्राप्त होता है। बाइकार्बोनेट आयन सच कार्बोनेट के रूप में जो है वो नीचे जमते हैं। ठीक है, जब वो जम जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको किसी चीज़ का हार्डनेस मेजर करना है, तो जब तक उससे हम कैल्शियम को अलग नहीं करेंगे तब तक हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो या तो उसको जो है केमिकल ट्रीटमेंट से जो है उससे उसमें जितने आयंस हैं या जितने भी उसके क्लोराइड या सल्फेट जो भी हैं या कैल्शियम कार्बोनेट मेजर है, खासकर हार्डनेस पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का ही पाया जाता है। जो हमारा नॉर्मल पानी होता है पीने वाला, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का ही पाया जाता है। और इसके साथ साथ जब सल्फेट और क्लोराइड के लवण भी पाए जाने लगते हैं तो वो हमारा परमानेंट हार्डनेस हो जाता है। तो जब हम लोग गर्म करते हैं पानी को जब गर्म करते हैं या उसको जो है अगर मेजरमेंट हमको करना है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि विच प्रीट्रीटेड एज द बाइकार्बोनेट आयन एज कार्बोनेट। तो जब बाइकार्बोनेट नीचे जमता है, पानी में जब जमता है तो वो बाइकार्बोनेट के रूप में नहीं जमता है, कार्बोनेट के रूप में जमता है, वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मेजर करते हैं। अब इसको मेजर करने की दो विधि होती है, पार्ट पर मिलियन, कि पानी के 1 मिलियन का मतलब है कि 10 टू द पावर 5 पार्ट पर मिलियन। पानी के 1 मिलियन एटम्स के बीच में कितना एटम जो है वो हमको कैल्शियम कार्बोनेट का मिलता है। ये एक मेजरमेंट होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना एटम जो है हमारे 1 मिलियन पानी के एटम के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। ये हो गया। और एनअदर इसका जो है डिग्री ऑफ हार्डनेस के रूप में हम लोग मेजर करते हैं। अभी क्लियर हुआ क्या प्राची? ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आंसर देंगे सभी लोग, अब क्योंकि लगभग बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारी क्या, लगभग सभी चीज़ें पढ़ चुका हूँ मैं। यही लास्ट क्वेश्चन था कल का, इसको हम लोग को करना है। RSPM ये भी शायद हम लोगों ने किया था क्या? बताइए इसका आंसर। ये CPOD वाला था। RSPM are those suspended particulate matters whose aerodynamic diameter is more than 10 micron. Fine particles are those suspended particulate matters whose aerodynamic diameter is less than 2.5. अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था PM10 और PM2.5, तो PM10 वाला जो था उसी को हम लोग RSPM बोलते हैं, और PM2 वाले को जो हम लोग फाइन पार्टिकल बोलते हैं।
तो PM10 जो होता है मोर देन नहीं होता है, लेस देन होता है और इक्वल टू होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ मोर देन दिया है, मोर देन 10 माइक्रा। क्लियर है? इसको याद रखेंगे, RSPM भी बोलते हैं PM10 को, और PM2.5 को फाइन पार्टिकल्स जो है बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर निगेटिव रेडिएक्टिव फोर्सिंग आर कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर? कभी नहीं। जाहिर से एक सिंपल सी बात बोले, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूलिंग एजेंट का काम करती है जो ग्रीन हाउस एमिशन में नहीं शामिल होता है? बहुत सिंपल है, इस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है चर्चा किया है। कौन सा? सेकेंड क्यों होगा? इसका थर्ड होगा। ओजोन जो हमारे क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो जो है हमारे लिए घातक होती है, वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है वो उत्तरदायी होती है। लेकिन जो ओजोन, हाँ, ओजोन की ओजोन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से ओजोन डिप्लीशन के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि ओजोन जो है दोनों लेयर में पाई जाती है। एक स्ट्रेटो समताप मंडल में, एक जो है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो फ्री होती है, उसका कोई लेयरिंग वगैरह हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, वो स्वतंत्र होती है, इधर उधर घूमते रहती है। तो जो ओजोन हमारा क्षोभ मंडल में पाया जाता है वो क्या करता है कि सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने लगता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो जो ओजोन हमारे क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन जो, हाँ, ट्रोपोस्फीयर वाली जो ओजोन होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ऐसा मैंने बहुत डिटेल से बताया पिछली अब से 2 क्लास पहले। स्ट्रेटोस्फीयर वाली जो ओजोन होती है जिसका पूरा लेयर पाया जाता है, ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनको रोक देता है, नीचे नहीं आने देता है। तो जिसकी वजह से सूर्य का कुछ ऊष्मा जो है इस ओजोन परत से वापस चली जाती है, और वो जो है कुछ सूर्य का पूरा हीट जो है अंदर तक नहीं पहुंचने देती है, जिसकी वजह से ये एक कूलिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक है, ये काम मैंने बताया था कि ओजोन जो है जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो हमारे लिए हानिकारक होती है। मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, O3 जो हमारा पाया जाता है एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट है। O3 जो हमारा क्षोभ मंडल में जो पाया जाता है, हमारे सबसे नीचे वाले लेयर में जो पाया जाता है। ट्रोपोस्फीयर वाली नहीं, वो क्षोभ मंडल वाली, स्ट्रेटोस्फीयर वाली। ठीक है, ये कहीं लिखा भी तो था, वो हार्मफुल है क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और VOC से जो है क्रिया करके हमारे बहुत सारे ऐसे चीज़ों को फॉर्म करती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। यहाँ जो लिखा गया है, देखिए, O3 प्रेजेंट इन बोथ लोअर एटमॉस्फेयर एंड अपर एटमॉस्फेयर। इन द ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज ए पॉल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैस। मैंने बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया था उस समय।
ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है? क्षोभ मंडल ना। निचली लेयर जो है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इतना याद रखना है कि सबसे नीचे वाली लेयर जो है उसमें अगर ओजोन है तो वो पॉलिटेंट का काम करेगी, और वो जो समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो वो जो है हमारे लिए कवच का काम करती है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि इन द ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज ए पॉल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैस प्राइमरली फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड VOC कंपाउंड के साथ क्रिया करके तमाम तरह की चीज़ों को ये बनाती है। यही चीज़ वहाँ लिखा गया है, थोड़ा सा हमको चीज़ों को ध्यान से पढ़ के तब आंसर करना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल द निगेटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग। निगेटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो रेडिएटिंग एजेंट्स को जो है वापस कर देता है, तो वो ओजोन जो है हमारा समताप मंडल पाया जाता है, क्षोभ मंडल में नहीं पाया जाता है। वाटर वेपर्स भी होते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्लैक कार्बन जो है वो भी हमारे ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है। दोनों सही है। पहला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट। मल्टीलेटरल है, बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व थे। डेट रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ क्लियरली 100 मैन मेड केमिकल्स। जो CFC, HHC और HBSC जो थे उनके जैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल थे जिनकी वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था उस पर जो ये रेगुलेट करता है उसको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन फॉर प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। आगे है बहुत सिंपल है, इससे सस्ता क्वेश्चन जो है पूरे पेपर में कहीं नहीं देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। साल्ट ग्रेडियंट और लवण प्रवणता ये किसमें पाया जा सकता है? लवणता किसमें पाया जा सकता है? सॉलिड में, लिक्विड में, लवण प्रवणता जो है सॉल्ट ग्रेडियंट सोलर पाउंड में पाया जाएगा, सौर ताल में। concept of salt gradient is utilized to store the heat energy in which of the following solar energy collecting system। अब सोलर पॉन्ड में क्या है कि जितने कई सारे ऐसे लवण अप्लाई किए जाते हैं, साल्ट डाले जाते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को गर्म कर सकता है। तो ये सब चीज़ सोलर पॉन्ड बनाया जाता है कुछ एलिमेंट्स को उसमें इंजेक्ट करके। ठीक है, क्या किया जाएगा? सिंपल सा इसका क्यों ज़रूरत है, एक तालाब बनाया जाएगा, वहाँ जो है रखा जाएगा पानी, उसमें कुछ अप्लाई किया जाएगा सॉल्ट वगैरह,
और इसमें जब सोलर सिस्टम से जब हीट मिलेगा तो ये बॉयल या गर्म होगा। जैसे जैसे हीट होगा तो इससे जो है, इसके हीट से जो है कई बार बिजली जो है बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि लवड़ता जो है किसमें हो सकती है, किसमें नहीं होगी कभी। सेल में भी लवड़ता नहीं होगी, सौर भट्टी में भी लवड़ता नहीं होगी, सौर ताल जो है पॉइंट्स जो होते हैं उसमें लवड़ता हम लोग को देखने को मिल सकती है। PAN क्या है? PAN का जो फुल फॉर्म होता है वो फोर्थ होगा पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आगे की टू कैटेगरी ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंसेस, क्लास 1 एंड क्लास 2। प्रोडक्शन ऑफ क्लास 2 ODS इज सीज्ड इन द 2000। ODS 1 और ODS 2 मुझे लगता है 1 सही होगा, लेकिन सेकंड वाला जो है वो गलत होगा, क्योंकि ODS 2 2005 के आसपास शायद बंद हुआ था क्या। ठीक है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी ODS 1 और ODS 2। ODS 1 में CFCs वगैरह जो थे, CFC, और ODS 2 में HFCs। तो इनका कंजम्पशन जो है 2005 के ऑनवर्ड जो है बंद करने की कोशिश की जाने वाली थी, और इसको जो है 1996 के आसपास जो है वो CFC को बंद कर दिया गया था शायद। एक बार देख लेंगे, पिछले वाले स्लाइड्स में है, मैं भेज दूंगा आगे। फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर हम लोगों ने बात की है। ये जो प्लास्टिक, वुड वर्क एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ग्लू एंड फैब्रिक्स में यूज किया जाता है। जहाँ ओजोन डिप्लेशन के ऊपर बात किया होगा वहीं जो इसके बारे में बात किया होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से भी ओजोन या एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जब हम लोग होम सीकिंग के बारे में बात कर रहे होंगे वहाँ भी इसके बारे में बात किया होगा, तो ये सही है। एलर्जेंस आर सब्सटेंस एंड एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। एक्टिवेट, एलर्जेंस का मतलब है कि जिससे एलर्जी होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ये भी जो है सही है। तो इस हिसाब से दोनों सही है, लेकिन ये जो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इससे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन वो सही होगा। क्लियर है? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर? सिंपल, सस्ता क्वेश्चन। CBD के ऊपर बात हो रहा है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992, रियो समिट और समिट फर्स्ट। इतना सोचना नहीं है, थोड़ा सा पढ़िए लिखिए आप लोग। In the less developed countries of the world, indoor exposure of hazardous white pollutant is more सर्फ। जो घर के अंदर खतरनाक गैस छुपाई जाती है उसके बारे में किया जा रहा है कि डेवलप कंट्री में जो है
होम के अंदर, घर के अंदर जो है हजार्डियस एयर पॉल्यूटेंट जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग, कोल, वुड, एनिमल डंग एंड केरोसिन। तो बात तो दोनों सही की जा रही है और ये इसके रिलेटेड एक्सप्रेशन भी है, तो इसका मतलब कि वन जो इसका सही होना चाहिए। क्या बोल रही हैं? लेस डेवलप। एक एक वर्ड पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, तभी आंसर हमारा आएगा। 2019 में स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण घर को नल जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था? ये सबको पता होना चाहिए। 2024 तक जो है ये वादा किया गया था कि जितने भी भारत में गांव हैं, प्रत्येक गांव में जो है एक एक घर में जो है नल का कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। नल जल राष्ट्रीय हर घर जल मिशन शायद था, हर घर जल मिशन के द्वारा। तो उसका जो वो था 2019 से लेकर 2024 तक के बीच में ये किया गया था। ए न्यूक्लियर ब्रीडर reactors produce more fissile material than it consumes. Present share of nuclear energy mix of the country is more than the renewable energy. बताइए, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 जो है तो वो तो क्लियर है। दूसरा जो बोला जा रहा है कि वर्तमान में जो है हमारे देश में रीन्यूएबल एनर्जी से जो है ज़्यादा शेयर न्यूक्लियर एनर्जी का है। तो ये बात जो है सही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का जो हमारे पावर कंजम्पशन में शेयर है वो लगभग 10 से 14% के आसपास है। एक बार कंफर्म कर देंगे हम लोग। और जो रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर सिस्टम और जो भी रीन्यूएबल एनर्जी हैं उनका जो है शेयर लगभग 20 से 25 या 20 से 30 के बीच में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्लियर सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत होगा। कोरल रीफ से क्वेश्चन है। कोरल रीफ आर द थ्रेटेंड बिकॉज रिलीज ऑफ सीवेज इन द ओशन वाटर नियर देम। ये तो सही लग रहा है। रिलीज ऑफ सीवेज इन द ओशन टेंड टू रिड्यूस द क्लियरिटी ऑफ ओशन। बताइए। बहुत अच्छा, दोनों सही है। सीबीडी से फिर क्वेश्चन है। अर्थ समिट, वहाँ देखिए रियो समिट दिया था, यहाँ अर्थ समिट दिया है, तो याद रखेंगे हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है। भूभरण स्थलों को दबाए जाने पर ठोस अवशिष्ट ऊर्जा प्रदान कर सकता है। दबाया गया अपशिष्ट प्राकृतिक गैस उत्पन्न करता है जिससे प्राप्त कर जलाया जा सकता है। सिंपल सही लग रहा है। सॉलिड वेस्ट को अगर हम लोग ज़मीन के अंदर अगर दबा देते हैं तो वो जो है डिकम्पोज होके कुछ गैस मीथेन वगैरह जो है रिलीज करेगा, जिससे कि हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों सही लग रहा है। क्लियर है? ये सब नॉर्मल सेंस की बातें हैं। If the global average warming is limited to 1 or 2 additional degree, some regions will experience enhanced agriculture productivity. Beyond 2 to 3 of global average warming, initially all impacts become deleterious. यदि औसत वैश्विक तापमान 1 या 2 डिग्री अतिरिक्त तक सीमित किया जा सके तो कुछ क्षेत्रों में वर्धित कृषि उत्पादकता दिखाई देगी। ये बताइए सही है या गलत है? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। ये सही है। दूसरा वाला भी, औसत वैश्विक तापमान 2 अंश सेंटीग्रेड से 3 अंश सेंटीग्रेड अधिक होने पे
समस्त प्रभाव अनिवार्य रूप से क्षतिकारी हो जाएंगे। ये भी जो है सही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों सही है। पहला इसलिए सही है कि मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो कर देते हैं, तो हमारा जो सी वाटर लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो वाष्पीकरण जो है वो ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण जो ज़्यादा होगी तो हमारा रेन जो है वो ज़्यादा होगा। रेन ज़्यादा जब होगा तो जहाँ रेन की जो कमी थी वहाँ जो है कृषि एक तरीके से ऐसे बनाया जा सकता है। दूसरा कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे जगह हैं जो अभी बर्फ़ से ढके हुए हैं, कुछ ऐसे प्लेन जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग अगर 2 अंश सेल्सियस होता है तो इनकी बर्फ़ जो है थोड़ी सी पिघल सकती है और हमारा फ्रेश वाटर जो है वो भी बढ़ सकता है नदियों में। और यहाँ जो बर्फ़ पिघलेगी वहाँ जो है मैदान जब खाली होगा तो वहाँ जो है कृषि जो है वो किया जा सकता है। तो ये 2 तरीके से उत्पादकता जो है बढ़ाई जा सकती है। लेकिन 2 से और ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है पिघल जाएगी। बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब पिघल जाएगी तो सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बाढ़ का जो है चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 जो इसका सही होना चाहिए। क्लियर है? आगे है औसत वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर समस्त प्रभाव अनिवार्य रूप से क्षतिकारी हो जाते हैं। 2 डिग्री से 3 डिग्री अगर यहाँ बोला जा रहा है कि और ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो मैंने वही बताया कि एक्सेस जब हो जाएगा तो आइस मेल्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे जो है रेन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। जहाँ हमको जितनी मात्रा में बारिश की आवश्यकता थी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, बाढ़ वगैरह जो है आने लगेगा। तो इसका अगर मतलब देखा जाए तो ये क्षतिकारी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट हैज नॉट वेरी स्ट्रांग एफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन ऑफ द हैज गॉट। सिंपल है, इस पे हम लोगों ने बात किया है। ह्यूमन ब्लड के लिए बात किया जा रहा है कि कौन सा एयर पॉल्यूटेंट जो है वो काम करता है। इसका आंसर सही होना चाहिए सबका, गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए। कोई तो आंसर दे दो। इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर में जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है। ऑक्सीजन की जो काम होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का जो है पूरे शरीर में संचरण करवाना। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत जो है CO2 बना लेता है और हीमोग्लोबिन में जो है सही से संचरण जो है नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार होता है। आगे है कि कंपोजिटिंग एरोबिक डिग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटेरियम बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली अंडर द कंट्रोल कंडीशन। कंपोस्टिंग सही। कंपोस्टिंग प्रक्रिया में बृहत और सूक्ष्म जीवों दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। दोनों सही है। हाँ, वे विषाक्त पदार्थ जो पर्यावरण में अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं वे कोशिकाओं और ऊतकों में जैव संचरण प्रक्रिया द्वारा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं। जैव संचरण होता है जब जीवों की एक बड़ी संख्या का विष भार निम्न पोषक स्तर पर संचित होता है और एक नर परभक्षी द्वारा उच्चतर पोषक स्तर पर संकेंद्रित होता है। बायो एक्यूमुलेशन का है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। occur when the toxic
burden of a large number of organisms at the lower trophic level is accumulated and concentrated by the predator of high level। हमको पहला सही लग रहा है, दूसरा गलत लग रहा है, क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन ये इस तरीके से नहीं बताया गया था। देख लेते हैं, पहला सही है, दूसरा गलत है। बायो एक्यूमुलेशन का एक बार डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे जय संचरण होता है जब जीवों में एक बड़ी संख्या का विष भाग निम्न पोषक स्तर पर संचित होता है और एक परभक्षी द्वारा उच्चतर पोषणज स्तर पर संकेंद्रित होता है। ये गलत होगा। एक बार बायो एक्यूमुलेशन का डिफिनीशन देख लेंगे हम लोग। पहला वाला तो बिल्कुल सही है। बायो एक्यूमुलेशन बताया गया था कि देख ही लेते हैं हम लोग। Bioaccumulation refers to the gradual accumulation of substances such as pesticides and or heavy metals in an organism. These substances are taken up from environment faster than they are metabolized, excreted. Process इसका क्या है? Occur when an organism absorbs a toxic substance and the rate of faster than it is be eliminated. It can be eliminated. Trophic level of toxin can be passed up to food chains, leading the higher concentration of crop predator। ठीक है, इसको पढ़ने से क्लियर हो जा रहा है। देख लेंगे हम लोग एक बार और। तीन क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन खत्म हो गए। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्या लग रहा है, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है? कितने बन रहे हैं प्राची? बाकी लोग और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको कल प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हाँ, प्रैक्टिस की कमी है थोड़ा सा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि सारी चीज़ें को कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया लगभग। या कोई ऐसा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसका लग रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है? देख लेंगे हम लोग। बाकी जो छूटा उठा है उसको कल के क्लास में जो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चेंजेस कुछ होंगे इस बार का पेपर देख के, दिसंबर वाला, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या क्या जो है ज़्यादा पढ़ाना है। हायर एजुकेशन में हम लोग 2-2 घंटे की 2-3 क्लास लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट में उसको जानबूझ के कराया जा रहा है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन जो उसको रिवाइज करने का ना हो। क्लास जब अगर ध्यान से कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेपर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। बचा हुआ जो है, बचा कौन सा है? ये 12 तक हमें हम लोग ने कराया। 11 के ऑनवर्ड जितने भी पेपर्स हैं कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर दिन में आप लोग फ्री हैं तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। हाँ, हायर एजुकेशन में अगर देखा जाए तो क्या पढ़ना है टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ।
अ, मैं दिखा देता हूँ कल क्या पढ़ेंगे हम लोग। अगर दिन में क्लास रखी जा सकती है क्या कल? सभी लोग बता दीजिए, तो कल का जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन है मैं सुबह जो है डिस्कस कर लूँगा। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे हम लोग, तो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। इसमें मेजरली जो है, हाँ, अभी जो है 6 शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ है, 30 डिस्कस हुआ है। हमारे पास टोटल 14 शिफ्ट थे, तो 8 शिफ्ट इसके बचे हुए, 40 क्वेश्चन ही हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो दिसंबर वाले शिफ्ट के डिस्कस कर लिया जाएगा। तो सारी चीज़ें जो हमारी क्लियर हो जानी चाहिए इन्वायरमेंट की। अब इसमें हायर एजुकेशन में जो कल शाम में जो पढ़ाई होगी, उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा। इसमें जो है शुरू की चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा इसी पीपीटी से, क्योंकि ये तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो इसमें है वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगदला, मिथिला, उज्जैन, सलोतगी, इन्नियानियन, ये सब जो है, इन सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और पढ़ने का सोर्स है KVS मैदान में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जितनी भी नॉलेज है उससे हम लोग ले लेंगे। तो कल जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि 1947 के पहले जितनी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सारी चीज़ों को कर लें। ठीक है, कल दिल का टाइम बता दीजिए, क्लास का क्या टाइम रखा जाए, जिस समय सभी लोग फ्री होंगे। क्या बोल रही है प्रभा? वही दिक्कत होता है क्लास में, जब एक तो मिनिमम 10 खुदे 4-5 लोग ऐसे जो ज्वाइन करते हैं, अब ये लोग भी ज्वाइन ना करें तो फिर मज़ा नहीं आता है चीज़ों को डिस्कस करने में। तो ऐसा टाइम बताइए जिस टाइम सभी लोग फ्री हो और क्लास जो रखी जा सकती हो, क्योंकि डिस्कशन जो है वो लाइव भी कराया जाए तो ज़्यादा